हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर फर्स्ट, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। द टेक्स्ट बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस टिल नाउ हैव हेल्प्ड अस टू टेक एन ओवरव्यू ऑफ लोकल गवर्नमेंट, द values and philosophy of Indian Constitution, as also the governing structure created by the Constitution and India's place in international relations. तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी, हम कह सकते हैं, बुक है जो लिखी गई है, जिसमें गाइडलाइंस हैं कि किस तरीके से एक गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, किस तरीके से एक देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलना चाहिए और किस तरीके से हमें राइट्स दिए जाएंगे, हम किस तरीके से हमारी ड्यूटीज़ हैं, गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं, और हम कह सकते हैं पूरी जो हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी चलती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने सिविक्स में लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, हमने वैल्यूज़ और फिलोसॉफी पढ़ी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे की, और किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को क्रिएट किया गया था। इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया की क्या पोजीशन है, हमने ये पढ़ी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर इट्स ऑब्जेक्टिव टू एस्टैब्लिश अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसे इस्टेब्लिश करने के पीछे कुछ रीजंस मेंशन किए गए हैं कि इसे एक्चुअली इस्टेब्लिश क्यों किया गया। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डिक्लेयर किया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमारी कंट्री सेक्युलर है। सेक्युलर का मतलब होता है कि हमारी कंट्री में हर रिलीजन को एक्सेप्ट किया गया है एंड किसी भी रिलीजन के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सेकेंड वन इज़ डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक इसलिए कहा गया है क्योंकि हम जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं वो है डेमोक्रेसी। तो हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, मतलब हमारी कंट्री में सबसे सुप्रीम जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारी कंट्री पे जो भी रूलिंग बॉडी है उसे लोग इलेक्ट करते हैं एंड वो काम भी लोगों के लिए करती है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्सो इट हैज़ मेड एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस टू इंश्योर दैट द सिटीजन्स गेट जस्टिस एंड देयर फ्रीडम इज प्रोटेक्टेड। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज द मीन्स थ्रू विच अ प्रोग्रेसिव डेवलप्ड सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी विल बी एस्टैब्लिश। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये मेक श्योर किया है कि हर आदमी को जस्टिस मिले और हर आदमी को फ्रीडम मिले और उसकी फ्रीडम प्रोटेक्टेड हो। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक मीन्स की तरह देखा जाता है जिससे हमारी जो सोसाइटी है वो प्रोग्रेस करेगी और धीरे धीरे डेवलप होगी, जहाँ पे सोशल जस्टिस मिलेगा और लोगों को इक्वालिटी मिलेगी, किसी भी तरीके का भेदभाव लोगों के साथ नहीं होगा। The Constitution came into force on 26th of January 1950 and since then the government has been working in accordance with the principle of the Constitution. हमारा Constitution implement हुआ था, it came into force on 26th of January 1950 और उसके हिसाब से हमारी जो गवर्नमेंट है वो Constitution के principles के हिसाब से काम करती है। In this chapter, we will take a brief overview of the wide-ranging nature of India's democracy, important changes that have taken place in its political process and steps that have been taken to establish social justice and equality. इस चैप्टर में हम एक ब्रीफ ओवरव्यू देखने वाले हैं इंडिया के डेमोक्रेसी का, कि क्या नेचर है इंडिया के डेमोक्रेसी का। हम ये देखेंगे क्या इम्पॉर्टेंट चेंजेस आए हैं इंडिया के पॉलिटिकल प्रोसेस में, और इंडिया में सोशल जस्टिस और इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने के लिए क्या नेसेसरी स्टेप्स लिए गए हैं। सोशल जस्टिस का मतलब होता है हर फील्ड में, चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, हर फील्ड में इक्वालिटी मिले लोगों को, मतलब हर तरफ से लोगों को इक्वल बनाने की कोशिश की जाए, और इक्वालिटी मतलब किसी तरीके का भी डिस्क्रिमिनेशन लोगों के साथ नहीं किया जाए। द रिव्यू विल प्राइमरीली फोकस ऑन 3 एरियाज़। हम ये जो रिव्यू करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, हमारी डेमोक्रेसी कैसी है,
किस तरीके से नेसेसरी चेंजेस लाए गए हैं इंडिया में, इसे रिव्यू करते समय हम 3 एरियाज़ देखेंगे। सबसे पहले डेमोक्रेसी देखेंगे, दूसरा देखेंगे सोशल जस्टिस प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड नहीं है, और तीसरा हम देखेंगे हमारा जुडिशियल सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एरिया डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी। Democracy does not merely imply a representative structure. The essence of representative system is to integrate the principle of democracy in actual practice. तो हम जब भी डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ एक ये रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर है जहाँ पे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। नहीं, अगर हम रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की बात करें तो इसका मतलब है कि एक्चुअली डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो प्रैक्टिस में आने चाहिए, वो फॉलो होने चाहिए। वंस दिस इज़ डन, डेमोक्रेसी बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ सोसाइटी। और एक बार जो एक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं डेमोक्रेसी के वो इम्प्लीमेंट होने लग जाते हैं, वो एक्चुअली प्रैक्टिस में आने लग जाते हैं, तो डेमोक्रेसी किसी भी सोसाइटी की पॉलिटिकल लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाती है। तो एक्चुअली प्रिंसिपल्स क्या हैं? अब देखो, आप कहीं भी डेमोक्रेसी पढ़ोगे तो एक लाइन का डेफिनेशन आप पढ़ते हो, क्या पढ़ोगे? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी हमें देती है जिसे लोग बनाते हैं, लोगों के लिए काम करती है और लोगों की होती है। Accordingly, the Indian people have direct representation in the parliament, state legislature and local government. Holding free and fair elections at regular intervals is an important indicator of India's successful democracy. हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि हर सिटीज़न का पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, लोकल गवर्नमेंट में एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। हम डायरेक्टली जाकर वोट दे सकते हैं एंड हमें जो पसंद है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा, वो हमारे लिए काम करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो हम कह सकते हैं सबसे अच्छा इंडिकेटर जो है, जो इंडिकेट करता है कि हाँ किसी भी जगह की डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो ये है कि उस कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है, और इंडिया पे ऐसा होता है। द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन शोज दैट इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ बिकम सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और हम धीरे धीरे देख सकते हैं कि किस तरीके से ज़्यादा लोग पॉलिटिकल प्रोसेस, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पॉलिटिकल कंपटीशन में भी आ रहे हैं। बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो इस कंपटीशन में खड़ी हो रही है और जीतने की कोशिश कर रही है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है। नाउ कमिंग टू राइट टू वोट, the Indian Constitution had made the provision of right to vote for adults. In the pre-independence period, several provisions existed which restricted the right to vote. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जितने भी एडल्ट्स हैं, मतलब 18+ लोग हैं, उन्हें हक दिया है कि वो जाके वोटिंग कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस के पहले का जो पीरियड था उस समय राइट टू वोट में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन, रूल्स लगे हुए थे। All such provisions were cancelled after independence, and the Indian Constitution guaranteed adult suffrage by giving right to vote equally to both men and women above the age of 21 years. The voting age was later reduced from 21 to 18 years, which gave opportunity of political participation to the young generation in India. अब क्या हुआ कि जितने भी रेस्ट्रिक्शंस ब्रिटिशर्स ने हम पे लगा रखे थे वोटिंग पे, ये सारी चीज़ें हटाई गई इंडिपेंडेंस के बाद। ये सारे प्रोविजंस कैंसिल किए गए और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें एडल्ट सफरेज देता है। एडल्ट सफरेज के हिसाब से हमारे पास राइट टू वोट है इक्वली अगर हम 18 साल से ऊपर हैं। स्टार्टिंग में जब ये एडल्ट सफरेज दिया गया था तो एज 21 रखी गई थी, और 21 ईयर या उससे ऊपर के जितने भी आदमी हैं, औरत हैं, जाकर वोट दे सकते हैं। लेकिन बाद में ये एज चेंज करके 18 ईयर्स कर दी गई ताकि जो यंग जनरेशन है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाए और वोट कर पाए।
such provisions have made India the largest democracy in the world. India has the largest number of voters compared to any other democratic nation. This change is not only quantitative but also qualitative, as new political parties are emerging with the active support of young voters. अब क्योंकि ये प्रोविज़न ला दिया गया कि 18 ईयर्स से ऊपर जितने भी लोग हैं सब वोटिंग कर सकते हैं, तो इंडिया में एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि वोटिंग बहुत ज़्यादा होने लगी एज़ कम्पेयर टू एनी अदर नेशन, क्योंकि इंडिया में ऐसे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करने लगे। और ये चेंज सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं था, सिर्फ नंबर ऑफ पीपल जाके वोट कर रहे हैं ऐसा नहीं, ये जो वोटिंग हो रही है ये धीरे धीरे क्वालिटेटिव होने लगी। क्वालिटेटिव इन द सेंस कि एक्चुअली लोग जाकर उन्हें चूज़ करने लगे जो लीडर उन्हें पसंद है, और अच्छे लीडर्स को चूज़ करने लगे। इसलिए हमारा न्यू पॉलिटिकल सिस्टम सामने आया और नई नई पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ दी गई जिन्हें एक्टिव सपोर्ट मिला यंग वोटर्स का। दीज पार्टीज़ रिप्रेजेंट वेरियस एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल एंड कम्पीट इन द पॉलिटिकल स्फेयर। और ये जितनी भी पार्टीज़ हैं इनसे लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रहती है और ये पॉलिटिकल स्फेयर पे compete करते हैं। नाउ कमिंग टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन कंट्रोल्स द मिसयूज ऑफ पावर एंड ऑल्सो क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फॉर द कॉमन पीपल। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जिसके पास भी पावर होता है वो अपने पावर को अपने जो नीचे लेवल के वर्किंग लोग हैं उन्हें बांटते हैं, या हम कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का सिंपल मीनिंग काम बांट कर करना। तो होता क्या है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मेन सारी पावर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या करती है कि ये जो भी पावर होती है इसे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट में बांटती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट लोकल जो गवर्नमेंट होती है उसमें बांटती है, और इस तरीके से सेंट्रलाइजेशन लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे होता है। अब डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए किया जाता है ताकि किसी एक के पास सारी पावर ना आ जाए और पावर का मिसयूज़ ना हो जाए, और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करती है फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फॉर द कॉमन पीपल। The directive principles of state policy includes the provision for democratic decentralization. One such important provision is regarding empowering the local self-government, make genuine democratic governance a reality. अब हमने प्रीवियस क्लासेस पे DPSP के बारे में पढ़ा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो DPSP क्या होते हैं? ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो दी जाती है गवर्नमेंट को कि आपको ये फॉलो करना है, पर ये कंपलसरी नहीं होती, ये गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि उन्हें फॉलो करना है तो करें, नहीं करना है तो मत करें। लेकिन हाँ, ये ऐसा माना जाता है कि हमारे कंट्री में हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये गाइडलाइंस फॉलो करती है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोविज़न की बात की गई है, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसे पावर पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उसे पावर पहुंचाना मतलब आप सच में गवर्नेंस को एक रियलिटी में लेकर आ रहे हो। मैं आपको ये चीज़ एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ कि सपोज़ हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दिल्ली में बैठी हुई है, और हम किसी भी एक प्लेस की, हम नागपुर में सपोज़ कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इफ़ नागपुर में प्रॉब्लम है एंड उसके बाद हम कहते हैं चेन्नई में कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर हम कहते हैं कैलकाटा में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह जाकर वो प्रॉब्लम देख कर उसे सॉल्व कर सकती है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है कि हर किसी पर्टिकुलर प्लेस में एक लोकल गवर्नमेंट हो वहाँ की, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभाले, और ऐसी गवर्नमेंट जो उस जगह की रियलिटी को जाने, उस जगह की प्रॉब्लम्स को जाने और फिर वहाँ की परेशानियों को सॉल्व करे। इसके तो लोकल गवर्नमेंट के आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है वो आज एक रियलिटी बन चुका है।
After independence, several attempts were made towards democratic demarcation. One such important attempt is the 73rd and 74th Amendment to Indian Constitution, which gave a constitutional status to local self-governing governing institutions and also increased their power. तो इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के तरफ, जिसमें से एक सबसे ज़रूरी अटेम्प्ट है 73rd और 74th अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट यार एक्सप्लेन कि एक्चुअली अमेंडमेंट क्या होता है। अमेंडमेंट मतलब होता है कि कोई भी इस्टेब्लिश जो लॉ है, कोई भी लॉ जो चलता आ रहा है, उसमें ज़रूरत के हिसाब से, चेंजिंग नीड्स के हिसाब से चेंजेस लेकर आना, उसे अमेंडमेंट कहा जाता है। तो 73rd और 74th जो अमेंडमेंट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था और उनकी जो भी पावर है उसे इंक्रीज़ किया गया था। नाउ राइट टू इंफॉर्मेशन RTI 2005. Citizen empowerment is the essential condition of democracy. It is necessary to create opportunities for citizens' participation and interaction with government. किसी भी डेमोक्रेसी के सक्सेसफुल होने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उस कंट्री के जो भी सिटीजन्स हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनाया जाए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स दिया जाए, पावर दिया जाए। और ज़रूरी होता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए गवर्नमेंट में, और उनका गवर्नमेंट से जो इंट्रैक्शन है उसे बढ़ाया जाए। Increased communication between citizens and government helps in strengthening democracy and in building a relationship of trust between them. अगर सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा तो इससे हमारी डेमोक्रेसी ही स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि जैसे कि डेमोक्रेसी का ऑब्जेक्टिव ही है कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होनी चाहिए, एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए जहाँ पे लोग सुप्रीम हो, सिटीजन सुप्रीम हो। तो अगर गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच का कम्युनिकेशन अच्छा किया जाए तो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी और एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा इन दोनों के बीच। Citizens have a right to know about the functioning of the government. The government of India gave the right to information to the citizens of India to ensure transparency and accountability, which are the hallmarks of good governance. नाउ हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने सिटीजन्स को राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसलिए दिया है ताकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके साथ हमारी ट्रांसपेरेंसी रहे एंड हम ये समझे और हम जाने कि कैसे हमारी गवर्नमेंट हमें अकाउंटेबल है। अब मैं ये दोनों वर्ड्स के मीनिंग आपको समझाती हूँ। ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है कि हमसे कुछ भी नहीं छुपेगा हमारी गवर्नमेंट का। हमारी गवर्नमेंट कोई भी लॉ बना रही है, कोई भी काम कर रही है, हमें हक है हर चीज़ जानने का। एंड सेकेंड वन है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। जैसे हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ भी कर रही है तो हमारे पास हक है पूछने का कि आप क्या कर रहे हो हमारे लिए। एंड with that we have right to blame the government अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे नीड्स पूरे नहीं कर रही है। Right to information has made the government more transparent and has reduced the element of secrecy in the working of government. Right to information ने हमारी गवर्नमेंट को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना दिया है और जितनी भी सीक्रेसी थी उसे बहुत कम कर दिया है। मतलब हमारी गवर्नमेंट अब हमारे सामने ओपन है, हमें कुछ भी जानना है, हमें जानना है कि गवर्नमेंट ने ये लॉ क्यों बनाया, तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, गवर्नमेंट को आंसर करना पड़ेगा कि ये लॉ क्यों बनाया और इससे हमारा क्या फ़ायदा है। और एनीथिंग वी हैव राइट टू आस्क एनीथिंग। After the year 2000, the whole approach towards democratic reforms has changed. Democratic reforms are considered as right of citizens. Accordingly, citizens in India have got right to information, education and food security. These rights have strengthened democracy in India. Now, year 2000 के बाद पूरा ये जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का सिस्टम था ये चेंज हो गया। अब
अब डेमोक्रेटिक रिफॉर्म को सिटीजन्स का राइट माना गया, मतलब किसी तरीके का भी डेमोक्रेसी में चेंज लाना सिटीजन्स का राइट हो गया। तो इसी के हिसाब से सिटीजन्स ऑफ इंडिया को राइट टू इंफॉर्मेशन दिया गया, राइट टू एजुकेशन दिया गया एंड राइट टू फूड सिक्योरिटी दिया गया। और ये जो राइट्स है ये हमारी कंट्री के डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं। नाउ कमिंग टू राइट्स बेस्ड अप्रोच. In the decades after independence, progress was made towards more and more democratization of India. However, in this process, citizens were considered as beneficiaries. In the last few decades, development is considered as the right of citizens. इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई है कि जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसे हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल किया जाए। और इस प्रोसेस में ये मेक श्योर किया गया है कि जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारे सिटीजन्स को मिलने चाहिए। लास्ट फ्यू डिकेड्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया गया है और उसमें सिटीजन्स को ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है। नाउ कमिंग टू सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. Social justice and equality are the important objectives of our constitution. The constitution has given the guidelines to establish a new society based on these two values. तो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी, मैंने पहले भी सोशल जस्टिस का मीनिंग बताया। सोशल जस्टिस मतलब पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, मतलब जो भी एक कंट्री का सिटीज़न है उसके साथ किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा अभी जो बोल सकते हैं मेन इशू है, सोशल इशू है हमारी कंट्री का, वो है पॉवर्टी, वो है गरीबी। हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा गरीबी है और ऐसा है कि जो रिच क्लास है वो डे बाय डे रिचर होते जा रहे हैं और जो पुअर क्लास है वो डे बाय डे पुअरर होते जा रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है और ये जो डिफरेंस है ये हमें समझाता है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी तो हमारी कंट्री पे नहीं है। तो इसीलिए सोशल जस्टिस की ज़रूरत है और हर आदमी को, चाहे वो किसी भी कास्ट, रीजन, क्रीड, सेक्स, कलर से बिलोंग करता हो, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना हमारा राइट है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रॉपरली गाइडलाइंस दी है कि नई सोसाइटी ये दो वैल्यूज़ पे बेस्ड होनी चाहिए। वी आर फॉलोइंग द पाथ लेड डाउन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू अचीव दिस गोल। और इसीलिए हम एक पाथ फॉलो कर रहे हैं, कुछ लॉज फॉलो कर रहे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बताए हैं ताकि ये गोल हम अचीव कर सकें। टू इस्टेब्लिश सोशल जस्टिस इज टू रिमूव दोज सोशल कंडीशंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनजस्टिस एंड इंसिस्ट ऑन द इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। तो सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश करने का मतलब होता है वो सोशल कंडीशंस हटा देना जिसके कारण इनजस्टिस होता है, या फिर इंसिस्ट करना कि हर आदमी को इक्वालिटी मिले और इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए हर जगह। हर आदमी को इक्वल इज़्ज़त मिले सोसाइटी में, हर आदमी को इक्वल राइट्स मिले सोसाइटी में। ये एम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी एम एट एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल स्टेटस सच एज सुपीरियर और इन्फीरियर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, प्रॉपर्टी एंड गिविंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट टू एवरी इंडिविजुअल। नेक्स्ट, ये जो प्रिंसिपल है जस्टिस और इक्वालिटी का, इसका एम है कि किसी तरीके का भी डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना ज़रूरी है इन सोशल स्टेटस, मतलब सोसाइटी में किसी को भी हम इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं कंसिडर कर सकते किसी के कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, रेस हो, प्रॉपर्टी हो या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। हर आदमी को हर जगह इक्वल सब कुछ मिलने का हक है। यही है सोशल जस्टिस। To establish justice and equality, efforts are to be made at all levels of society, but the government's efforts and policies on this front are more important. तो जस्टिस और इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी है कि एफ़र्ट्स लिए जाएं सोसाइटी के हर लेवल पे, लेकिन
उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट का एफर्ट लेना और ऐसी पॉलिसीज़ बनाना जिससे इक्वालिटी सोसाइटी में इस्टेब्लिश की जा सके. For democracy to be inclusive, one must try to bring all sections of society into the mainstream. Democracy is in fact a process of accommodating different sections in society. Democracy helps in reducing social conflicts. Let us take review of the efforts made in India in this direction. तो हमारी कंट्री में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी, इसका मेन मोटिव है कि सोसाइटी के हर सेक्शन को साथ में लेकर चले और मेन स्ट्रीम पर लेकर आए. मेक श्योर करे कि सारे फील्ड में सोसाइटी के हर सेक्शन के लोग पार्टिसिपेट करें. साथ ही साथ ये मेक श्योर करना कि सब लोग साथ में इक्वली रह सके, कोई किसी के साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना करे. सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना डेमोक्रेसी का काम होता है. और किस तरीके से इंडिया में एफर्ट्स लिए गए हैं ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सोशल डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करने के लिए, लेट अस सी. तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 1 ख़त्म होता है. अब हम जो भी ये एफ़र्ट्स की बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 पे. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.